हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। बिल्कुल सही होने चाहिए और सही होंगे तभी हम सिलेक्शन ले पाएंगे यार नीट के अंदर। बिल्कुल ले पाएंगे यार, क्यों नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल मस्त तरीके से अपन को पढ़ना है। बायोटेक्नोलॉजी को अपन को देखना है। प्रिंसिपल और प्रोसेसेस और एप्लीकेशन दो नाम से चैप्टर है आपके 12th की बायोलॉजी के अंदर। पहले प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस की बात करते हैं बायोटेक की। जब अपन प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस की बात करते हैं, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि बायोटेक्नोलॉजी किसको कहते हैं। एक नया टर्म है, नई बातें हैं, नई जानकारियां हैं। देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। Biotechnology deals with the techniques of using live organisms or their enzymes for products and processes useful to humans. बायोटेक्नोलॉजी की अगर अपन बात करें बेटा, तो वो टेक्निक से डील करता है जिसमें लाइव ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है और एंजाइम्स को भी यूज़ किया जाता है फॉर प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। जो उन प्रोसेस या उन प्रोडक्ट्स को बनाने में जो कि यूजफुल टू ह्यूमंस हैं बेटा। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की एक डेफिनेशन दी है कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स सेल्स पार्ट्स thereof एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इंटीग्रेशन है, कॉम्बिनेशन है नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिजम्स का, उनके सेल्स का, उनके पार्ट्स का, उनके मॉलिक्यूलर एनालॉग्स का फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे बात करें तो अपन जो बायोटेक्नोलॉजी है वो डील करती है बेटा इन प्रिंसिपल से। माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेसेस जो होती हैं उनसे डील करती है, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन से डील करती है, सिंथेसिस एंड यूजिंग ऑफ ए जीन से डील करती है, प्रिपरेशन ऑफ ए डीएनए वैक्सीन एंड करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन। इन सारे प्रिंसिपल से वो डील करती है। बारी बारी से देखते हैं क्या चीज़ें होने वाली है वहाँ पे। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं और उसके किस किस तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सब अपन देखने वाले हैं बेटा। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दो प्रिंसिपल्स पे है बायोटेक्नोलॉजी आधारित है, दो प्रिंसिपल्स पे। पहले ही जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरी बेटा मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस। जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या मतलब है कि भैया वो टेक्निक जिसके थ्रू अपन जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, उसका अपन मैनिपुलेशन करते हैं बेटा और इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म टू चेंज द फिनोटाइप, और उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करके उसका फिनोटाइप चेंज कर दिया जाए, उसी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। और दूसरी आपके सामने मौजूद है बेटा मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस। जब अपन कोई भी जेनेटिक इंप्रूवमेंट करते हैं या जेनेटिक इंजीनियरिंग वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो बेटा वहाँ पे जो एनवायरमेंट है वो पूरा बात करें कि वहाँ पे सैनिटाइज्ड होना चाहिए पूरी तरह से, और इसमें स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए, कोई बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो नहीं होना चाहिए। जिस डिजायर्ड प्रोडक्ट को हम निकालना चाहते हैं वही डिजायर्ड प्रोडक्ट वहाँ पे ग्रो हो। तीन बेसिक स्टेप्स होते हैं जेनेटिकल मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म करने के लिए, पैदा करने के लिए तीन बेसिक स्टेप्स होते हैं बेटा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स, आइडेंटिफिकेशन करना डीएनए का विद डिजायरेबल जीन्स। किसी डीएनए के अंदर अगर हम डिजायरेबल जीन ढूंढ लेते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, तो उसको लेके आना होता है। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स एंड डिजायरेबल जीन्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग हेल्प्स टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली डिजायरेबल जीन्स। पहले क्या होता था, ये अपन ने प्लांट ब्रीडिंग पढ़ी, एनिमल ब्रीडिंग पढ़ी, उसमें क्या कर रहे थे अपन कि वहाँ पे जो रेसेसिव जीन्स थी वो भी मल्टीप्लिकेशन होकर और बाहर आ रही थी जनरेशन के अंदर। पर हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, हम सिर्फ डोमिनेंट जीन को हमें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो आप उस ऑर्गेनिज्म को लो, उसमें से उस डोमिनेंट जीन को निकालो, आइसोलेट करके और इसी का आइडेंटिफिकेशन करके वहाँ पे उसी को जो है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो, नया ऑर्गेनिज्म वहाँ पे बना सकते हो। इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। फिर उस आइडेंटिफाइड डीएनए को बेटा अपन खुद मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, जो डीएनए है, ठीक है, उसको एक ऑर्गेनिज्म, एक होस्ट ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ेगी। तो उस होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर अपन उसको जो है ट्रांसमिट करेंगे, तो उस होस्ट ऑर्गेनिज्म को भी अपन ने आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो उस डीएनए को आसानी से वहाँ पे अपने अंदर ट्रांसमिट कर ले। मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। जो अपन ने नया डीएनए इंट्रोड्यूस किया है उस होस्ट के अंदर, उसको मेंटेन करना, और मेंटेन करने के साथ साथ वहाँ पे जो प्रोजेनी है, प्रोडक्ट निकल के आएगा बेटा जी, उसको भी वहाँ पे जो है अच्छे तरह से एक्सट्रैक्ट करना और उसको यूज करना। First recombinant DNA was emerged by linking a gene of antibiotic resistance with a native plasmid of Salmonella typhimurium। एक साल्मोनेला टाइफियरियम जो है टाइफॉइड फैलाता है बेटा, ये बैक्टीरिया है, और इसका जो एक प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, पढ़ा अपन ने, ठीक है, उसको निकाल ले तो भी इसकी जो है इसकी साइकिल पे, लाइफ साइकिल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसको निकाल के उसके साथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वहाँ पे जो है निकाल के उसको फिर जोड़ा गया था, किसी एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था एक नए प्लाज्मिड के साथ। स्टेनले कोहेन हर्बर्ट बॉय 1972 में उन्होंने किया था आइसोलेट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को बाय कटिंग आउट ए डीएनए पीस फ्रॉम प्लाज्मिड। इनके प्लाज्मिड पे एक एंटीबायोटिक जीन मौजूद थी, उसको निकाला और बेटा बात करें कि उसको यूज किया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को आगे जाके किसी कहीं और।
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं अपन। ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीशीज दैट आर इंसर्टेड इनटू ए होस्ट ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस। हम दो डीएनए मॉलिक्यूल्स को जो अलग अलग स्पीशीज से निकाले हैं उनको ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करके एक डीएनए बनाएंगे जिसका नाम होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेटा। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपन यूज करने वाले हैं अलग अलग और होस्ट के अंदर एंटर करके और नई नई जीन प्रोडक्ट्स वहाँ पे बनाने के लिए। आइए देखते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता कैसे है या टेक्नोलॉजी है क्या ये। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कुछ टूल्स वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जिनको मॉलिक्यूलर सीजर्स कहा जाता है बेटा। क्लोनिंग वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है और कॉम्पिटेंट होस्ट की होती है। देखते हैं बारी बारी से क्या होते हैं ये, डिटेल में देखते हैं इनको बेटा। सबसे पहले देखते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को जिनको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहा जाता है। ये वो एंजाइम्स है बेटा जो कि डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करेंगे, इनके स्पेसिफिक प्लेस है वहां पे कट करती है ये फ्रेगमेंट्स के अंदर। दे बिलोंग टू ए क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लियसेस। ये एक एंजाइम्स की क्लास है जिसको अपन न्यूक्लियसेस बोलते हैं, उससे बिलोंग करती है, इनका घराना न्यूक्लियसेस है। In 1963 टू एंजाइम्स दैट रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन इकोलाई। 1963 के अंदर बेटा दो एंजाइम्स ऐसी थी जो बैक्टीरियोफेज इकोलाई जो बैक्टीरिया है उसके अंदर बेटा बात करेंगे वहां पे बैक्टीरियोफेज वायरस की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रही थी। तो बेटा उनको निकाला गया कि कौन सी ऐसी एंजाइम जो वायरस को ग्रोथ नहीं होने दे रही, उस एंजाइम को वहां से निकाला गया। तो पता चला कि दो एंजाइम्स थी, एक तो वो एंजाइम थी जो मिथाइल ग्रुप को ऐड कर रही थी डीएनए के अंदर, और दूसरी जो थी वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थी जो डीएनए को कट कर रही थी वहां पे। मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ द बैक्टीरिया। और तब से लेकर आज तक का दिन है बेटा 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से 900 से ज्यादा एंजाइम अपन निकाल चुके हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। बड़े स्वार्थी हैं पर क्या करें, जरूरत तो है बेटा। देखते हैं अपन क्या काम करती है। इस तरह से जो है एक इकोलाई से निकाली हुई जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो इस तरह से काम करती है बेटा कि ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है जी ग्वानिन और एरिन के बीच में कट लगाएगी, ऊपर के स्ट्रैंड में नीचे के स्ट्रैंड में दोनों में स्पेसिफिक लोकेशन पे कट लगाया। और कट लगाने के बाद जो एंड्स प्रोड्यूस हुए बेटा वो स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करती है ये, ताकि इनको जोड़ने में आसानी हो जाए बेटा। नेमिंग ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स देखते हैं अपन, पूछा हुआ है भैया। फर्स्ट लेटर इंडिकेट्स जीनस, जो इसका फर्स्ट लेटर है एक एंजाइम है ई कॉर आर फर्स्ट। तो देखते हैं क्या होता है। ई जो है वो बेटा सबसे पहले जीनस को डिनोट करता है, जीनस इसकी एस्चीरिया। सेकेंड टू लेटर्स इंडिकेट स्पीशीज, जो को है स्पीशीज को यहाँ पे जो है डिनोट करता है जिसका मतलब है कोलाई। तो एस्चीरिया कोलाई बैक्टीरिया हो चुका है। अब आगे वाले जो थर्ड लेटर है बेटा, फोर्थ लेटर जो है जो वो डिनोट करता है बेटा वहां पे बेसिकली आर स्ट्रेन को जो है डिनोट करता है। और जो फर्स्ट है वो फर्स्ट मतलब इस स्ट्रेन में से जो पहला जो निकाला गया है वो फर्स्ट लेवल पे निकाला गया, उसका सीक्वेंस वहां पे डिनोट करता है बेटा। इकोलाई RY13 इसका पूरा नाम है बेटा। एक और फर्स्ट जिसको अपन बोलते हैं। और यहाँ पे रोमन नंबर जो दिखाया गया है कि एंजाइम किस सीक्वेंस में वहां पे निकाली गई है उस बैक्टीरिया से। टाइप्स देखते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के। पहला टाइप है एक्सोन्यूक्लियसेस, ये न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करती है डीएनए के एंड से, नाम ही एक्सो है, बाहर से करेगी। एंडोन्यूक्लियसेस जो है बेटा ये डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशंस पे कट करती है, ये अपन ने काम की है एंडोन्यूक्लियसेस ही बेटा। ठीक है, आगे इसमें एंडोन्यूक्लियस की एक और थर्ड है बेटा वहां पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वो स्पेसिफिक लोकेशन पे जो है कट करती है। दे कैन बाइंड टू स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ द डीएनए एंड कट ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड्स एट स्पेसिफिक पॉइंट्स इन देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स। उनकी बात करें कि उसके स्ट्रैंड्स के अंदर कट लगाते हैं स्पेसिफिक पोजीशंस के अंदर, आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे कट लगाया और कट लगाने के बाद स्ट्रिकी एंड्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुए और वो जोड़े जा सकते हैं इस तरीके से, वहां पे कट किए जाते हैं बेटा। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो थी वो हिंदी सेकंड थी। इट कट्स डीएनए एट ए पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स। इसकी एक खासियत थी कि बेटा ये 6 बेस पेयर्स को वहां पे देखती थी और वहीं पे कट लगा देती थी यार। दिस इज कॉल्ड द रिकॉग्निशन सीक्वेंस, इसको अपन रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं इन सेकंड का। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो रिकॉग्नाइज करती है स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि 5' to 3' और 3' to 5' पढ़ने में एक जैसा लगे बेटा, वही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जैसे मलयालम आगे से पढ़ो या पीछे से एक जैसा लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे GAATTC और GAATTC दोनों तरफ से पढ़ने में एक जैसा लगता है, इसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं बेटा। और बात करें कि यार इसी तरीके से वहां पे जो है या तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट लगाई जाती है या फिर बात करें कि या फिर स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट लगाई जाती है। जैसे कुछ यहाँ को आपको गिवन है जो याद रखनी, बाम एच फर्स्ट जो है, बाम इन द फर्स्ट, वो आपको गिवन है G और G के बीच में कट लगाती है हमेशा, GATTC और यहाँ पे करें GATTC यहाँ पे गिवन है बेटा आपको। हिंदी थर्ड की बात करें तो वो भी ऐसे ही कट लगा रही है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट लगाए जाते हैं बेटा।
रजिस्ट्रेशन एंजाइम जो है स्ट्रेन को कट करती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट, जो पैलिंड्रोमिक साइट होती है उसके सेंटर से थोड़ा पहले से कट करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होते हैं, इस तरीके से चिपचिपे एंड्स प्रोड्यूस होते हैं बेटा, ताकि जब दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए वहाँ पे आके जुड़े तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आसानी से बनाया जा सके। वहाँ पे जब दूसरा डीएनए आके जुड़ेगा तो स्टिकी एंड दोनों को एक ही एंजाइम से कट किया जाता है ताकि सेम तरह के स्टिकी एंड्स बने और उनको जोड़ा वहाँ पे जा सके बेटा। डीएनए लाइगेज एंजाइम के थ्रू वहाँ पे जोड़ा जाता है, रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू कट किया जाता है और डीएनए लाइगेज के थ्रू जोड़ा जाता है। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, ये एक तरह से स्टेप कह सकते हो बेटा अपन, जब डीएनए फ्रेगमेंट आइसोलेट किया जाता है, चाहे वो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट हो, चाहे वो होस्ट का डीएनए जो प्लाज्मिड का डीएनए है वो काटने का काम हो, दोनों को सेम रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से जो है काटा जाता है। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय टेक्निक कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और काटने के बाद बेटा उनको सेपरेट किया जाता है बेस्ड ऑन द डेंसिटी बाय इलेक्ट्रो जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। टू विजुअलाइज डीएनए फ्रेगमेंट्स एज ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स, दे आर स्टेन्ड विद इरिडियम ब्रोमाइड एंड एक्सपोज्ड टू यूवी रेडिएशन। और बेटा उनको उनके बैंड्स को देखने के लिए कि कौन सा बैंड कहाँ पे आए, इथेरियम ब्रोमाइड से उनको स्टेन किया जाता है। यूवी सनलाइट के अंदर ऑरेंज कलर का दिखाई में आता है बेटा इथेरियम ब्रोमाइड, तो अपन फ्रेगमेंट जब कर देंगे तो उसको इथेरियम ब्रोमाइड से स्टेन करेंगे और आपको इस तरह से फ्रेगमेंट्स वहां पे दिखाई देंगे बेटा। डीएनए बैंड जो है वो अगेरोस जेल यहाँ पे होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, तो अलग अलग डीएनए बैंड्स अलग अलग जो है प्लेस पे होते हैं, फिर उनको कट कर दिया जाता है उसी एगेरोस जेल के साथ। वहाँ पे उस प्रोसेस का नाम दिया है बेटा इल्यूजन। दीज प्योरीफाइड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर इन डीएनए फ्रेगमेंट्स का यूज किया जाता है कि डिजायर्ड जीन वहाँ पर उसके साथ जोड़ी जाएगी या प्लाज्मिड के साथ डिजायर्ड जीन जोड़ी जाएगी, तब पूरा मिला के वहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने वाला है बेटा। क्लोनिंग वेक्टर्स की बात करते हैं, सेकेंड टूल है ये। They are the DNA molecules that can carry a foreign DNA segment and replicate inside the host cell. ये host cell के एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA, इनको निकाल भी दिया जाए बेटा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, होस्ट सेल के ऊपर निकाल दिया इनको, इनके साथ ही जोड़ा गया है किसको, जो डिजायर्ड जीन सेगमेंट था उसको इनके साथ ही जोड़ा जाता है। इनके भी कट लगाया जाता है, उसमें वो कटेड पार्ट यहाँ पे जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद जो पूरा डीएनए कंबाइंड डीएनए बनता है उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेटा अपन कहते हैं वहां पे। बैक्टीरियोफेजेस की बात करें तो उनका जो है बेसिकली वहाँ पे कॉपिंग नंबर बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी नंबर में कॉपी करते हैं, जैसे 20 मिनट में अगर रेप्लिकेट करेंगे तो काफ़ी नंबर में कॉपी कर जाते हैं बेटा। सम प्लाज्मिड्स हैव ओनली 1 to 2 कॉपीज पर सेल। बैक्टीरियल सेल की बात करें तो वहाँ पे जो प्लाज्मिड्स हैं वो 1 से 2 कॉपी बना पाते हैं बहुत से, तो और बहुत से 15 से 100 कॉपीज भी बना देते हैं बेटा। व्हेन द क्लोनिंग वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड इन द होस्ट, द लिंक्ड पीस ऑफ डीएनए इज आल्सो मल्टीप्लाइड। जब हम उस जीन डिजायर्ड जीन फ्रेगमेंट को उसके साथ इंट्रोड्यूस करके वापस बैक्टीरियल डीएनए के अंदर डाल देंगे, वापस होस्ट के अंदर डाल देंगे, तो जब रेप्लिकेशन होगा, क्योंकि डीएनए तो है तो रेप्लिकेशन तो होगा, जब रेप्लिकेशन होगा तो बेटा वो प्लाज्मिड जीन के साथ जो डिजायर्ड जीन वहां पे कनेक्टेड है वो भी वहां पे जो है बात करें कि मल्टीप्लाई होगी और बहुत कुछ अपना नंबर बढ़ा लेगी वहां पे, वही तो हम चाहते हैं बेटा। क्लोनिंग वेक्टर्स की फीचर्स की बात करें, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेलेक्टेबल मार्कर, क्लोनिंग साइट्स और वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अपन बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की बात करते हैं बेटा। इसको अपन एक सीक्वेंस के तरह से जानते हैं जहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अ पीस ऑफ डीएनए लिंक टू ओराई कैन रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। जब अपन ओराई पे अगर किसी पीस ऑफ डीएनए को लिंक कर दें तो बेटा वो बहुत फास्ट वहां पे रेप्लिकेट करता है, क्योंकि रेप्लिकेशन स्टार्ट ही यहीं से हो रहा है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए। कॉपी नंबर भी यहीं से जो है कनेक्टेड होते हैं। जितना ज्यादा नंबर ऑफ ओराई होगा बेटा उतनी ज्यादा वहां पे बात करें कि उतना ज्यादा डीएनए वहां पे कनेक्ट किया जा सकेगा, लिंक किया जा सकेगा, उतनी ज्यादा वहां पे कॉपी नंबर आपको देखने को मिलने वाले हैं बेटा। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। उस क्लोनिंग वेक्टर के अंदर मार्कर जीन्स भी होना जरूरी है बेटा, ताकि हम ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग अलग कर पाएं। ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग अलग करने का मतलब है कि जिसके अंदर, जिस प्लाज्मिड के अंदर अपन ने डीएनए डाल दिया है और जिसके अंदर नहीं डाला है, तो पता कैसे चलेगा किसके अंदर डाला है किसके अंदर नहीं और क्या ऑपरेट करा है। ठीक है, तो वहां पे कुछ ऐसी जीन्स होंगे जो अपन को बताएंगे कि भाई साहब ये तो ट्रांसफॉर्मेंट है, मतलब इसके अंदर तो आपने इंसर्ट की थी जीन डिजायर्ड, और ये जो है ये विदाउट डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके अंदर आपने इंसर्ट नहीं करी। तो कुछ जीन्स का होना वहां जरूरी है जिनको मार्कर जीन्स या सेलेक्टेबल मार्कर्स भी कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रोसीजर है बेटा, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक पीस ऑफ डीएनए जो है होस्ट बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, और जब वो होस्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है तो वो अदर होस्ट बैक्टीरिया से अलग हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर वो सेलेक्टेबल मार्कर नहीं होते। ठीक है, अब वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन हो सकती है, क्लोरामफेनिकोल रेजिस्टेंस जीन हो सकती है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन हो सकती है, कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन हो सकती है। तो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है वो बेसिकली सेलेक्टेबल मार्कर का काम करती है बेटा। वहां पे ई कोलाई के अंदर कोई रेजिस्टेंस जीन नहीं होती एंटीबायोटिक के खिलाफ।
क्लोनिंग साइट्स बेटा वो जगह है जहां पे बेसिकली टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड्स वेरी फ्यू रिकॉग्निशन साइट्स फॉर रजिस्ट्रेशन एंजाइम्स. तो मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट्स generate several fragments is complicates the gene cloning. Ligation of alien DNA is carried out at the restriction site present in one of the two antibiotic resistant gene. हम क्या करेंगे किसी एक, जैसे सपोज करो यहाँ पे जो है दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है PST फर्स्ट और BAM H फर्स्ट. तो बेसिकली ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है. इन दोनों की वजह से इकोलाई जो है अगर अपन उसको एम्पिसिलिन मीडियम में रखेंगे तो भी वो ग्रो कर जाएगा और टेट्रासाइक्लिन में रखेंगे तो भी वो ग्रो कर जाएगा. पर अगर इनमें से किसी एक जीन सेगमेंट के अंदर मैं डिजायर्ड जीन सेगमेंट डाल दूं तो बेटा अब ये डीएनए वैसा नहीं रहा जैसे पहले था, तो इसकी रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी एम्पिसिलिन के खिलाफ. तो जब इस प्लाज्मिड को मैं ग्रो करूंगा, होस्ट के अंदर डालूंगा इकोलाई के अंदर, उस इकोलाई को ग्रो करूंगा मैं एम्पिसिलिन मीडियम में, तो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक्स है वो काम कर जाएगी क्योंकि एंटीबायोटिक को जो रेजिस्ट करती थी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन वो अब काम नहीं कर रही. तो वो जो है बेसिकली वो वहां पे मार्कर जीन का काम कर जाएगी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और दिख जाएंगे वो इकोलाई बैक्टीरिया क्योंकि वो उस पर ग्रो नहीं हो पा रहे होंगे. ठीक है. और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस मीडियम पे करूंगा तो टेट्रासाइक्लिन पे तो ग्रो हो पा रहे होंगे क्योंकि इस जीन का तो जीन एक्टिवेशन हुआ ही नहीं, इनएक्टिवेशन. पर इसका अंदर हो चुका. और अगर उल्टा कर दूं, इसके अंदर इंसर्ट कर दूं तो टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे ग्रो नहीं हो पाएंगे, एम्पिसिलिन पे ग्रो हो जाएंगे बेटा. रेस्ट्रिक्शन साइट जैसे कि हिंद थर्ड, इकॉर फर्स्ट, बाम एच फर्स्ट, साल फर्स्ट, पीवीयू सेकंड, पीएसटी फर्स्ट और क्ले फर्स्ट, ये यहाँ पे होती हैं बेटा. साइट्स हैं सब, रिकॉग्निशन साइट्स हैं. ये बात करेगी क्लोनिंग वेक्टर की, रिकॉग्निशन साइट्स हैं. ओराई है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीज यहाँ पे होती है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस. आपको आरओपी देखने को मिलेगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे दिखाई देगा आपको, जहाँ पे बेसिकली जहाँ से रेप्लिकेशन होता है प्लाज्मिड का, अगर यहाँ पे इंसर्ट कर दिया तो बहुत अच्छे से क्लोनिंग हो पाएगी. ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाई देगा जिस तरह से अभी मैंने बताया आपको कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को बेटा टेट्रासाइक्लिन के अंदर आपने जोड़ दिया तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस उनके अंदर से चली गई. इसकी वजह से बेटा वो बात करें कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस मीडियम पे वो ग्रो नहीं हो पाएंगे पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट कॉलोनीज वो बना देंगे. तो इसका मतलब वही नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस मीडियम पे ग्रो तो हो रहे हैं पर टेट्रासाइक्लिन पे नो ग्रोथ नहीं हो रहा है. वही अपने जो मेन जो अपन को चूज करने वो वही है. In this case, one antibiotic resistant gene helps to select the transformant. The other antibiotic resistant gene is inactivated due to insertion of alien DNA and helps in selection of recombinants. Selection of recombinants due to inactivation of antibiotic requires simultaneous plating on two plates. एक साथ आपको दोनों प्लेटिंग करनी पड़ेगी. इसी कल्चर को इसको रखो, इसी कल्चर पे इसको रखो और देखो दोनों में से किस पे ग्रो हो रहा है, किस पे ग्रो नहीं हो पा रहा है बेटा. Selectable markers have developed to differentiate recombinants from non-recombinants on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substrate. अब कुछ selectable markers ऐसे भी होते हैं जो कि एक different color वहां पे देते हैं अलग सबसेट्स के प्रेजेंट में. जैसे कि एग्जांपल है बेटा कि एक एंजाइम का सीक्वेंस है, सॉरी एक सीक्वेंस है डीएनए का जो कि एंजाइम सीक्रेट करता है, इसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज. तो अगर उस डीएनए के सीक्वेंस के अंदर ही जहां से एंजाइम बन रही है उसके अंदर ही अगर मैं उस फॉरेन डीएनए को डाल दूंगा तो बेटा क्या होगा कि वहां पे इंसर्शनल एक्टिवेशन हो जाएगा. अब वो एंजाइम नहीं बन पाएगी, एंजाइम नहीं बन पाएगी तो कॉलोनीज कलर नहीं दे पाएंगी. तो पता लग जाएगा कि यहीं पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए छुपा हुआ है क्योंकि कॉलोनीज कलर नहीं दे पा रही है और जो दे पा रही है उसके अंदर वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए छुपा हुआ नहीं है वहां पे. वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये लास्ट है बेटा. वेक्टर जो क्लोनिंग जीन्स क्लोनिंग करने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग तरह से यूज आते हैं. अगर अपन बात करें एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस की, जिसको अपन बात करें उसका जो प्लाज्मिड है उसको टीडीएनए भी कहते हैं बेटा अपन वहां पे. ठीक है. तो वो प्लांट सेल के अंदर यूज किया जाता है. एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस जो है उसका एक जो प्लाज्मिड है जिसके अंदर टीडीएनए होता है बेटा, वो क्या करता है कि ट्यूमर कर देता है रूट्स के अंदर, जो टोबैको प्लांट्स होता है उसके अंदर. तो बेसिकली बात करें कि उसमें से ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो है जो डिजीज कर रहा है उसको अपन निकाल लेंगे और निकाल के बेटा उसमें से वो जीन निकाल लेंगे जो ट्यूमर कर रही है. अब वो अपने काम का है क्योंकि जीन तो निकाल के फेंक दी जो बीमारी कर रही थी. अब उसमें अपनी डिजायर्ड जीन जोड़ेंगे और इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे वापस से. जब इंसर्ट किया जाएगा तो बेटा फिर वापस से मल्टीप्लाई करेगा वो और अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट अपन को बना के देगा वहां पे. एनिमल्स के अंदर रेट्रोवायरसेस का यूज किया जाता है. कॉम्पिटेंट होस्ट की तलाश की जाती है ताकि हमने जो वेक्टर के साथ जोड़ा है डीएनए, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वहां पे बनाया है, उसको एक होस्ट की जरूरत होगी ताकि वो मल्टीप्लाई कर सके अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर. तो कॉम्पिटेंट होस्ट वहां पे ढूंढा जाता है जिसके अंदर बेटा डीएनए जो है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है तो वो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता. तो क्या किया जाए कि वहां पे बैक्टीरियल सेल्स को ट्रीट किया जाता है डाइवेलेंट कैटायन जैसे कैल्शियम
कैल्शियम से वहाँ पे ट्रीट किया जाता है बेटा उनको, ताकि डीएनए जो है वहाँ पे बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर एंटर हो जाता है। सच सेल्स आर इंक्यूबेटेड विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस, फिर उसको सेल्स को जो है आइस पे रखा जाता है ताकि डीएनए और अंदर से वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाए, और 42 डिग्री सेल्सियस का वहाँ पे हीट शॉक दिया जाता है। आइस से निकाल के 42 डिग्री सेल्सियस का हीट शॉक, फिर वापस से आइस, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरियल सेल वॉल आसानी से अंदर ले लेती है। और भी मेथड्स हैं जैसे कि आपके सामने मौजूद है, यहाँ पे माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक है। इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंजेक्शन के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर डाल दिया जाता है, एनिमल सेल के अंदर यूज की जाती है टेक्निक। बायोलिस्टिक या जीन गन, ये भी एनिमल्स के प्लांट्स के अंदर यूज की जाती है। इसमें इस तरह से आप सेल्स को जो है बॉम्बार्ड कर देते हो लीफ के अंदर वगैरह के अंदर, ताकि जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं वो अंदर चल जाते हैं बेटा। बात करें कि डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स, ये व्हेन इट इन्फेक्ट द सेल ट्रांसफर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू द होस्ट, इस तरह से आप जो है वहाँ पे मोस्टली यूज करते हैं अपन बेटा, यहाँ पे डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स को यूज करते हैं ताकि अंदर वो इंसर्ट कर दें वहाँ पे अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। स्टेप्स जो कैरी आउट होती हैं, सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल करेंगे, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस, वैसे तो पढ़ चुके हैं पर देख लेते हैं। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। बारी बारी से देखते हैं। स्टेप्स है बेटा, ये डीएनए टेक्नोलॉजी की स्टेप्स हैं, प्रोसेस की स्टेप्स है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। सबसे पहले देखने वाले अपन आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। आइसोलेट कैसे करेंगे जेनेटिक मटेरियल को अपन? अगर अपन को कोई डिजायर्ड जीन किसी बैक्टीरिया में से मिल गई तो उसको आइसोलेट कैसे किया जाएगा बेटा? हम बैक्टीरियल सेल को ट्रीट करेंगे या प्लांट और एनिमल सेल को ट्रीट करेंगे एंजाइम लाइक लाइसोजाइम। बैक्टीरियल सेल वॉल तो लाइसोजाइम से, प्लांट्स की तो सेलुलेज से, फंगस से तो काइटिनेज से। और वहाँ पे ट्रीट करने का बाद सेल ब्रोकन हो जाएगा तो वहाँ से डीएनए निकाल दिया जाएगा। आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड सब आते हैं उसके साथ, अकेले डीएनए नहीं आएगा बाहर ऐसे निकल के। फिर क्या किया जाएगा? डीएनए को सेपरेट किया जाएगा स्पूलिंग के द्वारा, ठीक है। जीन्स जो है वो बेसिकली वहाँ पे सब होता है, वहाँ पे स्टोन प्रोटीन वगैरह सब है, तो आरएनए को रिमूव कर दिया जाएगा राइबोन्यूक्लियस के द्वारा, प्रोटीन्स को रिमूव कर दिया जाएगा प्रोटीज के द्वारा, और बाकी के जो हैं अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अलग अलग से रिमूव कर दिया जाएगा। When chilled ethanol is added to purified DNA precipitated as fine threads in the suspension, फिर उसके बाद चिल्ड इथेनॉल को ऐड किया जाएगा उस सस्पेंशन में, और वहाँ पे जैसे ही सस्पेंशन में ऐड किया जाएगा बेटा तो इस तरह से डीएनए जो है वहाँ पे अलग हो जाता है, बाहर निकल के आ जाता है। फिर अपन कटिंग करेंगे उस डीएनए की बेटा। कटिंग करने के बाद कैसे करेंगे कटिंग? रजिस्ट्रेशन एंजाइम्स का यूज करते हैं, वहाँ पे कटिंग करेंगे बेटा अपन। और कटिंग करने के बाद उसको एगेरोस जेल वाला जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वहाँ पे रख दिया जाएगा। और बात करें कि वहाँ पे डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो एनोड की तरफ मूव करेगा बेटा। वो जितना छोटा फ्रेगमेंट वो उतनी दूर चलेगा, जितना बड़ा फ्रेगमेंट वो उतना कम दूर चल पाएगा बेटा। एगेरोस जेल जो है वो सीवीड्स, रेड एल्गी से निकाला जाता है बेटा वहाँ पे। द प्रोसेस रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए ऑल्सो, यही सेम वेक्टर डीएनए के साथ भी प्रोसेस की जाएगी, क्योंकि वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ा जाना है इसको, तो वेक्टर डीएनए के साथ भी यही प्रोसेस की जाएगी। फिर जो अपना डिजायर्ड जीएनए सेगमेंट है, डिजायर्ड जीन सेगमेंट है, उसको जोड़ दिया जाएगा बेटा किसके साथ? वहाँ पे वेक्टर के साथ जोड़ दिया जाएगा। और वेक्टर के साथ जोड़ देने के बाद बेटा उसको क्या किया जाएगा? एम्प्लीफिकेशन किया जाएगा, क्योंकि बहुत थोड़ा सा डीएनए जीन सेगमेंट अपन का वहाँ से निकला है, तो क्या किया जाए? इसका एम्प्लीफिकेशन किया जाए। एम्पलीफाई करने से उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो अपन बहुत सारे होस्ट सेल के अंदर उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू बेटा अपन मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट की इन वाइट्रो लैब्स के अंदर बाय यूजिंग 2 सेट्स ऑफ प्राइमर। एक तो आरएनए प्राइमर्स अपन को वहाँ पे यूज करनी है, और एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज वहाँ पे यूज की जाएगी। प्राइमर्स बेटा वहाँ पे केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं रीजन्स ऑफ डीएनए के, छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं डीएनए के जो कि उसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। द एंजाइम एक्सटेंड द प्राइमर्स यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड्स एंड द जीनोमिक डीएनए थ्रू कंटिन्यूअस डीएनए रेप्लिकेशन द डीएनए सेगमेंट इज एम्पलीफाइड अप टू 1 बिलियन कॉपीज। देखते हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि बेटा ये रीजन है जिसको एम्पलीफाई किया जाना है। हीट करेंगे अलग अलग हो जाएगा, डीनेचुरेशन हो गया डीएनए का, जिसको अपन ने बोला बेटा यहाँ पे डीनेचुरेशन प्रोसेस बोला। और जैसे डीनेचुरेशन हुआ बेटा, सेगमेंट्स अलग हो गए, स्ट्रैंड्स अलग हो गए, तो अब प्राइमर्स यहाँ पे जुड़ चुके हैं, ये इस डायरेक्शन में काम करेगा, ये इस डायरेक्शन में काम करेगा, और बेसिकली उस प्रोसेस का नाम हुआ अनिलिंग। नया स्ट्रैंड्स वहाँ पे बन रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज वहाँ पे काम करेगी बेटा, नया जो है बेसिकली वहाँ पे काम कर रही है, डीएनए पॉलीमरेज सेगमेंट्स को वहाँ पे जोड़ रही है, और पूरा वहाँ पे सेगमेंट बन रहा है, नए नए न्यूक्लियोटाइड्स आके वहाँ पे जुड़ रहे हैं बेटा, और इसको नाम दिया बेटा अपन ने वहाँ पे एक्सटेंशन। और जैसे नए सेगमेंट्स वहाँ पे जुड़ेंगे, अब चूंकि इतनी हीट है तो एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है टेक पॉलीमरेज। ये निकाली गई है थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से, जो कि हॉट वाटर स्प्रिंग्स के अंदर मिलता है, क्योंकि इतनी गर्मी में सिर्फ वही काम कर पाएगा बेटा, और एंजाइम्स काम नहीं कर पाएंगी।
For amplification, a thermostable DNA polymerase isolated from a bacterium Thermus aquaticus is used. It remains active in high temperature during the denaturation of double-stranded DNA. The amplification fragment can be used to ligate with the vector for further cloning. यहाँ पे amplification हो चुका, अब इसको जो है host के अंदर insert कर दिया जाएगा बेटा. इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल. रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को अपन ने बेटा होस्ट सेल के अंदर वहां पे इंसर्ट कर दिया है. और अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपन ने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स के साथ जोड़ा है तो बेटा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट मीडियम पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाएगा और बाकी पे ग्रो हो जाएगा. इसलिए ट्रांसफॉर्मेंट वहां पे अलग हो जाएंगे और रिकॉम्बिनेंट वहां पे अलग हो जाएंगे. जब अलग हो जाएंगे तो बेटा उनको जो अलग है, जो रिकॉम्बिनेंट्स है, उनको अलग कर दिया जाएगा और फॉरेन जीन प्रोडक्ट वहां पे निकाला जाएगा उनमें से. The ultimate aim of recombinant DNA technology is to produce a desirable protein. Ultimate aim अपना वही है. तो बेटा वहां से जो प्रोटीन, जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है, उसको निकाल लिया जाएगा और उसको इंडस्ट्रियल स्केल पे ले जाके बेसिकली वहां पे बड़ा लेवल पे प्रोडक्शन किया जाएगा बेटा. वहां पे बायोरिएक्टर्स के अंदर, इन बायोरिएक्टर्स के अंदर बेटा बात करें कि वहां पे बेसिकली उस फॉरेन जीन प्रोडक्ट को निकाल के और वहां पे रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है. दीज आर द वेसल्स इन विच रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, एंजाइम्स. या कोई भी आपको सपोज कर इंसुलिन वगैरह बनानी है तो कैसे बनाओगे? वो हिमुलिन आपने निकाले, एंजाइम निकाल लिया और उसको बायोरिएक्टर्स के अंदर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन उसका बढ़ाया जाएगा और दवाई के रूप में वो बाहर आ जाएगी बेटा. ह्यूमुलिन जैसे ह्यूमन इंसुलिन है. टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स, bioreactors are used where large volume 100 to 1000 liters of culture can be processed. A bioreactor provides optimal growth conditions, temperature, pH, substrate, salts, vitamins, oxygen for achieving desired product. सारी चीजें इनके अंदर डाल दी जाती है. कोई भी प्रोटीन हो, कोई भी डिजायर्ड प्रोडक्ट अपन को निकालना तो उसके लिए कोई ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए जैसे पीएच चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, सबस्ट्रेट, वो सब यहाँ से कंट्रोल कर दिए जाते हैं बेटा और उसको प्रॉपर ग्रोथ कराई जाती है. जब वो पूरी तरह से ग्रोथ कर चुका होता है तो बेटा उसको बाहर निकाल लिया जाता है. बायोरिएक्टर्स की बात करें, दो तरह के होते हैं बेटा, सिंपल स्टिर टैंक बायोरिएक्टर और स्पार्स स्टिर टैंक बायोरिएक्टर. जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स हैं वो स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स होते हैं बेटा. ठीक है, ये सिलेंड्रिकल होते हैं. जो स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स जो सिलेंड्रिकल होते हैं उनमें कर्व बेस होता है और वहाँ पे बात करें स्ट्रिंग फैसिलिटी होती है. बीच बीच में जो है ये वहाँ पे स्ट्रेशन होता रहता है ताकि वो जो मटेरियल है वो वहाँ पे सड़ न जाए, गल ना जाए. पार्ट्स ऑफ बायोरिएक्टर की बात करें तो एक एजिटेटर सिस्टम होता है, एक ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, एक फोम कंट्रोल सिस्टम होता है, एक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है, पीएच कंट्रोल सिस्टम होता है. और बीच बीच में जब वहाँ पे पूरी तरह मटेरियल जो यूज अप हो चुका है तो नया मटेरियल ऊपर से डालने के लिए एक नया मीडियम और जो यूज्ड है उसको बाहर निकालने के लिए एक नया मीडियम वहाँ पे होता है बेटा. डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग थर्ड सिक्स स्टेप लास्ट स्टेप आती है. डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर अपन क्या करते हैं बेटा, वहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अपन ने पूरा यहाँ पे प्रोडक्ट वहाँ पे जो है सेपरेट कर लिया गया है. वायरस बैक्टीरियल प्रोडक्ट वहाँ पे निकाल लिया गया है और निकालने के बाद उसकी प्रोसेसिंग करके बेटा अपन प्यूरिफिकेशन करके और एक यूनिट अच्छे से वहाँ पे बना के देते हैं अपन वहाँ पे. इट इज अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस सच एज सेपरेशन ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर द बायोसिंथेटिक स्टेज. द प्रोडक्ट इज फॉर्मुलेटेड विद द सुटेबल प्रिजर्वेटिव. सच फॉर्मुलेशन अंडरगोज क्लिनिकल ट्रायल्स एंड स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग. फिर जो एंजाइम, जो प्रोटीन वहाँ पे बना है उसकी टेस्टिंग होती है कि क्या ये बाजार में लॉन्च करने लायक है. अगर है तो उसको लॉन्च किया जाता है बेटा और लॉन्च करने के बाद उसका एक ब्रांड नेम दिया जाता है और उसके साथ वो इंट्रोड्यूस हो जाता है मार्केट के अंदर. तो पूरी प्रोसेस यहाँ से अपन ने देखी आइसोलेशन से लेकर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग तक की बेटा. ये पूरी प्रोसेस जो है बेसिकली ये बताती है कि यार किस तरह से एक बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी यूज़फुल होती है. एक नई एंजाइम बनाना हो, अब तो इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि बेटा अपन क्या क्या बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं. तो पूरी प्रोसेस उसकी अपन ने देखी है और इसकी एप्लीकेशंस अपन देखेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर.